नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि आबकारी परीक्षा जो है आपका 30 जून को होने वाली है। आबकारी परिवहन की जो भी एग्जाम होने वाला है उसका जो पेपर है वह आपका 30 जून को होने वाला है। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको हिंदी की और आपको क्या बोलते हैं कि पॉलिटी की भी क्लास प्रोवाइड करा दी गई हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की क्लास भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप देखिए, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आप करवा दीजिए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए, पॉलिटी का जो क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन स्टैटिक और आपका करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों के ही क्वेश्चंस रखे हैं पॉलिटी के, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इससे क्वेश्चंस आपके 4 से 5 क्वेश्चन 101% फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि ये इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं और जो स्टैटिक पोर्शन आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे रखा गया है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना देरी करे आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें प्योरली देखिए अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सॉरी इकोनॉमी के क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं प्योरली। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? तो परीक्षा में पहले पूछा गया है। तो भारत के रुपए का जो अवमूल्यन है वह अब तक 3 बार किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, भारत में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। भारत में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू किया गया? तो देखिए, भारत में 1 अप्रैल 2005 को वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट भी बोला जाता है, वैट बोला जाता है, यह आपका कब लागू हुआ था? यह आपका 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, रेपो रेट क्या है? आपने कई बार सुना होगा कि रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या है आपने ये बताना है। तो रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेता है, यानी कि जो अन्य बैंक है जैसे एसबीआई है, पीएनबी है और जितने भी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वह जिस दर पर आरबीआई से धन उधार लेता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जिस दर पर अन्य बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है। वर्तमान में रेपो रेट कितनी चल रही है? 6.5% चल रही है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। रेपो रेट वर्तमान में 6.5 चल रही है। रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिसपे अन्य बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, आरबीआई का परिचालन कब शुरू हुआ, यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किस आयोग की सिफारिश के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो 1 अप्रैल 1935 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो किस आयोग की सिफारिश के कारण ये हुई थी? तो ये हुई थी हिल्टन यंग कमीशन आयोग। ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हिल्टन यंग कमीशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बाजार में धन आपूर्ति को विनियमित करने और मूल्य मुद्रास्फीति को का मुकाबला करना, यानी कि जो महंगाई होती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो दर का इस्तेमाल किया जाता है। एज ए टूल यूज करता है कौन? आरबीआई। रेपो रेट
का यूज करता है, जो धन की जो आपूर्ति आपूर्ति होती है उसको विनियमित करने और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने, यानी कि महंगाई को कम करने में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा है। तो देखिए, हाल ही में जो निर्मला सीतारमण जो भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जो बजट पेश किया उसमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो आपका जीडीपी का 5.1%, जीडीपी का 5.1% रखा है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%, जीडीपी का 5.1% रखा है राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिम बजट 2024-25 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है। तो देखिए, 2024-25 में जो अंतरिम बजट पेश किया गया उसमें आयकर स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हो। तो ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं किया गया आयकर स्लैब में, इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। तो वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आम चुनाव जब होने वाले होते हैं तो उससे पहले जो बजट पेश किया जाता है उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई। तो भारत में गरीबी दर कितनी दर्ज की गई पिछले 9 वर्ष में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका सही जवाब है 29% से 11% होगी। पहले जहां 29% गरीबी दर थी, वह 9 वर्ष में अब कितनी रह गई है, यह अब रह गई है आपकी 11% रह गई है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। तो ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है, सीईओ है किसके, नीति आयोग के सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो और क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, सारे इंपॉर्टेंट रखे गए हैं जो परीक्षाओं में आपके पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसका जो 16वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ है उसके जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगर बात करें 15वें वित्त आयोग कौन थे, एन के सिंह थे। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो कौन थे, एन के सिंह थे। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ये हर बार सेम ही रहता है। वित्तीय वर्ष जो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 27वां WAIPA वैश्विक निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए, 27वां विश्व निवेश सम्मेलन जो है वह आपका नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या है। तो देखिए, 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है उसका जो विषय था आपका वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए किसे 2023 नोबल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।
तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है 2023 में? क्लाउड गोल्डीन को दिया है, क्लाउडिया गोल्डीन को दिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्लाउडिया गोल्डीन को 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रम बाजार में महिलाओं को के योगदान के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो अजय बंगा जी को नियुक्त किया है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संशोधित राजकोषीय घटक कितना रहा है? तो 2023-24 में राजकोषीय घटक कितना रहा है ये आपने बताना है। तो कितना रहा है? 5.8% रहा है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब जो 2024-25 के लिए लक्ष्य कितना रखा है? 5.1 रखा है, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया था। और 2023-24 में कितना रहा? 5.8% रहा है राजकोषीय घाटा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। उन्होंने लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश किया? तो कितनी बार किया? ये उनका छठवां उनका केंद्रीय बजट था। किनका? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। तो छह बार लगातार इनके द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया गया। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश किया, यह भारत का कौन सा केंद्रीय बजट था? तो ये भारत का 76वां केंद्रीय बजट था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज्यादा आवंटन रक्षा क्षेत्र को प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा बजट जो है रक्षा क्षेत्र को दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये पूछा है आपसे। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वह कौन है? शक्तिकांत दास जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, रिपोर्ट जो होती है, प्रतिवर्ष कौन इसको जारी करता है? इसको जारी करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहा जाता है, कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट को, यानी कि एचडीआई को कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में भारत को 134वां स्थान मिला है एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, 134वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है इसको। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? यानी कि आपकी जो नेशनल इनकम होती है उसकी गणना कौन करता है? तो उसकी गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको सीएसओ भी बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ द्वारा इसको राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है, स्टैटिक इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां आयात और निर्यात दोनों ही बंद होते हैं। तो ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? आयात निर्यात दोनों बंद होते हैं, क्लोज इकोनॉमीज को बोला जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? तो एचडीआई देखिए जो देन है वह आपकी ऑप्शन नंबर डी महबूब उल हक की देन है। तो ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की जो देन है वह कौन है? किसकी देन है? महबूब उल हक की देन। तो ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। तो देखिए मानव विकास सूचकांक की जो गणना होती है उसमें क्या क्या चीज शामिल होती है, उनके आधार पर इसकी रैंकिंग निकाली जाती है। तो उसमें क्या क्या होता है? जीवन प्रत्याशा भी होती है, साक्षरता दर भी होती है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी देखी जाती है। तो इन तीनों चीजों को मिला के एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की जाती है। तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जिसको नरेगा भी बोला जाता है।
नरेगा की कब प्रारंभ हुई थी? तो नरेगा जो प्रारंभ हुई थी वह आपकी 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुई थी। बाद में देखिए इसका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया था? मनरेगा कर दिया था। ये भी पूछा जाता है। तो देखिए नरेगा पूछेगा तो आपको 2 फरवरी 2006 पे टिक करना है। अगर पूछेगा मनरेगा, इस नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया था। कब कर दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, राजा चेल्या समिति का संबंध किससे था? तो राजा चेल्या जो समिति थी उसका संबंध देखिए कर सुधारों से था। कर सुधारों से उसका संबंध था राजा चेल्या समिति का। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि मंदड़िया क्या है या तेजड़िया क्या है। तो ये जो शब्दावली है ये शेयर बाजार से संबंधित। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शेयर बाजार से संबंधित है मंदड़िया और तेजड़िया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का, SEZ का पूरा नाम क्या है? तो SEZ क्या है आपका? SEZ का पूरा नाम, एस से है आपका स्पेशल, ई से आपका इकोनॉमी, जेड से जोन। तो स्पेशल इकोनॉमी जोन हो जाएगा आपका इसका सही जवाब, SEZ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। SEZ का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये थे एमसीक्यू जिनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए इसके बारे में एक चीज हम और देख लेते हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष कर और डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर भी बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर को। तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, या फिर पूछेगा कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, और या फिर पूछेगा कि इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है या अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है। तो आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों ही याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल आपको प्रोवाइड करा दी है जिससे आपको पता चलेगा कि अप्रत्यक्ष कर कौन है और प्रत्यक्ष कर कौन है। तो प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आयकर आता है, निगम कर आता है, मृत्यु कर आता है, उपहार कर आता है, कृषि कर आता है और उत्तराधिकारी कर भी इसी में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयकर है, उपहार कर है, ये पूछा जाता है, कृषि कर है। तो ये सारे जितने भी नाम यहाँ पे आप इनको रट लीजिएगा एकदम से, इससे क्वेश्चन जरूर बनने के चांसेस हैं। अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो देखिए बिक्री कर होता है, आयात निर्यात कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर और सेवा कर। तो ये सारे जितने भी कर हैं यहाँ पे आपके अप्रत्यक्ष कर है। तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह आपका सेवा कर है, मनोरंजन कर है, उत्पादन कर है, आयात निर्यात कर है। तो इसमें तो सारे ही इंपॉर्टेंट, तो सारे आप याद कर लीजिएगा प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। इनके नाम अगर आपको याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो देखिए ये था सेशन आपका इकोनॉमी के क्वेश्चंस का, अर्थशास्त्र का। बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आप प्रोवाइड करा दीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस अगर और चाहिए होंगी तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको इस तरह की वीडियोस और भी प्रोवाइड करा दूं, ताकि देखिए आपका जो एग्जाम है वह बहुत नजदीक है। परसों आपका एग्जाम होने वाला है, एक ही दिन का गैप है आपके पास। तो जितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस आपको जो आते हुए हैं वह क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बट ये है कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप उतने क्वेश्चन जरूर सही करके आइएगा, ताकि आपके सिलेक्शन के जो चांस होंगे वह बढ़ जाए। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।